हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अभ्यास मंत्र 36 पर। आज हमारी पर्यावरण की क्लास है, तो हमने इसमें पर्यावरण के एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस तैयार किए हैं जो कि एग्जाम के लिए आपके बहुत उपयोगी हैं। क्लास को अंत तक देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। आज की क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का स्वरूप कैसा होना चाहिए? ए केवल विज्ञान के विषयों का संकलन, बी विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एकीकृत रूप, सी केवल सामाजिक अध्ययन का रूप और डी पूरी तरह से सैद्धांतिक ज्ञान पर। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का स्वरूप कैसा होना चाहिए? एनसीएफ 2005 के अनुसार जो है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एकीकृत रूप होना चाहिए। जो पर्यावरण होता है वो एकीकृत रूप होना चाहिए, ठीक है, जिसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण तीनों विषय शामिल हैं, जो कि कक्षा 3 से 5 तक पर्यावरण अध्ययन को एक अलग विषय के रूप में नहीं माना गया है। एनसीएफ 2005 के अनुसार इसके अनुसार विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा में एक एकीकृत इंटीग्रेटेड विषय के रूप में माना गया है, क्योंकि बच्चे उसे उस परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं, ठीक है, टुकड़ों में नहीं देखते हैं। बच्चे इस समय 3 से 5 क्लास के एज में इसको समग्र रूप में देखते हैं, वो डिफाइन नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों को मानचित्र पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या विकसित करना है? पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को मानचित्र पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? दूरी और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति की समझ विकसित करना, ठीक है, दूरी और दिशाओं के सापेक्ष समझ स्थित करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्या है, ब्लू बेबी सिंड्रोम जिसे नीला शिशु सिंड्रोम कहते हैं, मुख्य रूप से पीने के पानी में किस तत्व की अधिकता के कारण होता है? तो ये जो है किस तत्व की अधिकता के कारण होगा? ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रेट। पानी में नाइट्रेट की अधिकता से बच्चों में क्या होता है? रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम हो जाती है, ठीक है। जब पानी में नाइट्रेट की अधिकता हो जाती है तो ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे क्या होता है? शरीर का रंग नीला पड़ने लगता है। इसे ही क्या कहते हैं? ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संदर्भ में 10% के नियम किसने दिया और किस प्रकार के प्रवाह को दर्शाता है? तो 10% का सिद्धांत किसने दिया था? रेमंड लिंडमैन ने। और ये एक दिशीय सिद्धांत को दर्शाता है, ठीक है। ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशा में होता है, उत्पादक से उपभोक्ता की ओर। ये फिर से उपभोक्ता से उत्पादक की ओर नहीं आता है, ठीक है। इसका ये साइकिल में नहीं होता है, केवल एक दिशा में होता है। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने पर्यावरण के बारे में सबसे प्रभावी ढंग से कैसे सीखते हैं? ए कठोर दंड और पुरस्कार प्रणाली से, बी पाठ्य पुस्तकों के बार बार रटकर, सी वयस्कों और समवयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया से और डी एकांत में बैठकर चिंतन करने से। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं, ठीक है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत वाइगोत्स्की ने दिया, जिसके अनुसार बच्चे क्या है? समाज से सीखते हैं, ठीक है। तो वयस्कों और समवयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया से बच्चे समाज, संस्कृति और दूसरे के साथ बातचीत, इंटरेक्शन करने को बेहतर सीखते हैं, ठीक है। पर्यावरण को ये बेहतर तरीके से सीखते हैं। नेक्स्ट है, फ्लोरोसिस एक रोग है जो मुख्य रूप से हड्डियों और दांतों में को विकृत करता है। पानी में फ्लोराइड की कितनी सांद्रता से अधिक होने पर होता है? तो पानी में जो है फ्लोरोसिस 1.5 की सांद्रता से तक की होती है, ठीक है। 1.5 1 से 1.5 तक की होती है। इससे अधिक होने पर ये दांतों और हड्डियों को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। दांतों का पीला पड़ना, हड्डियों का कमजोर होना। अगला क्वेश्चन है, एक डॉक्टर मरीज को अपने भोजन में गुड़, आंवला और हरी पत्तीदार सब्जियां शामिल करने को कहता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित हो सकता है? तो ये मरीज किस रोग से पीड़ित होता है? आपका जो है ये एनीमिया से, ठीक है, खून की कमी, जिसकी वजह से डॉक्टर उन्हें आयरन रिच फूड, जिसे लौह तत्व का प्रचुर स्रोत होता है इसमें, इसे खाने के लिए कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है?
ए छात्रों को ग्रेडिंग और रैंकिंग करना, बी सीखने के दौरान कमियों को पहचानना और उनमें सुधार करना, डी अगले चरण के लिए पास या फेल की घोषित करना और डी केवल सत्रांत परीक्षा लेना, सत्र के अंत में परीक्षा लेना। तो रचनात्मक मूल्यांकन का क्रम क्या होता है? सीखने के दौरान कमियों को पहचानना और उनमें सुधार करना। ठीक है, जहाँ पे बच्चे अटक रहे हैं, जहाँ पे रुक रहे हैं, वहाँ पे शिक्षक जो है अपने शिक्षण पद्धति में सुधार करता है और उनकी कमियों को पहचानता है और उसमें काम करता है। नेक्स्ट है, किसी भी खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक ऊर्जा किस स्तर तक संचित रहती है? जो है किसी भी खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक ऊर्जा स्तर किस पर संचित रहती? सर्वाधिक जो है प्रोड्यूसर पर संरक्षित होती, क्योंकि हरे पौधे सीधे सूर्य से भोजन लेते हैं और लिंडमैन जो है उन्होंने 10% का नियम दिया था। जैसे जैसे हम खाद्य श्रृंखला में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तब ऊर्जा का स्तर कम होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है, बाल विवाह निरोधक अधिनियम शारदा एक्ट जिसे कहते हैं, भारत में मूल रूप से किस वर्ष पारित किया गया? भारत में जो है हरविलास शारदा के प्रयासों से 1929 में ये कानून बना, जिसमें शुरुआत में लड़कियों का विवाह 14 और लड़कों को 18 वर्ष तय की गई थी। ठीक है, लड़कियों का विवाह 14 और लड़कों का 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त परिवार का एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक नुकसान हो सकता है? ए सदस्यों की सुरक्षा की भावना, बी कार्य का समान विभाजन, डी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव, कलह की भावना और डी बच्चों का उचित समाजीकरण। तो इसमें से जो सॉरी जब संयुक्त परिवार में रहता है इंसान तो उनमें स्वतंत्रता की कमी होती है। ठीक है, स्वतंत्रता कम हो जाती है और कला अधिक हो जाता है। कहते हैं जितना ज्यादा बर्तन होता है उतना ही अधिक आवाज करता है, तो जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही ज्यादा कला होता है। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक और सामाजिक नुकसान क्या हो सकते हैं? व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव और कलह की भावना हो सकती है। ठीक है, संयुक्त परिवार में सुरक्षा और सहयोग होता है, लेकिन कई बार जो सदस्य होते हैं उनमें प्राइवेसी नहीं होती है और स्वतंत्रता उनको मिल नहीं पाती है, जिससे क्या होता है? आपसी विवाद होता है, कलह होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, रोनाल्ड रॉस को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार उनकी किस महत्वपूर्ण खोज के लिए मिला था? तो रोनाल्ड रॉस ने किसकी खोज की थी? मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम एनाफिलिस मच्छर से फैलता है। ठीक है, मलेरिया परजीवी की खोज की थी। मलेरिया कोई हवा में फैलने वाली बीमारी नहीं है, इन्होंने बताया था, और बल्कि ये क्या है? मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, रोनाल्ड रॉस ने ही ये क्या बोलते हैं सिद्ध किया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, कक्षा 5 के बच्चों को दिन रात और ऋतुओं को संप्रत्यय समझाने के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी होगी? ऑप्शन है ए श्यामपट्ट पर चित्र बनाकर याद व्याख्या करना, बी ग्लोब और टॉर्च का उपयोग करके प्रायोगिक प्रदर्शन करना, सी पाठ्य पुस्तक से बच्चों द्वारा सस्वर पठन करवाना और डी ऋतुओं पर एक मनोरंजक कविता याद करवाना। तो जो प्राथमिक स्तर के बच्चे होते हैं वो अमूर्त चीजों को जल्दी नहीं सीखते हैं, उनको जो है मूर्त या फिर प्रत्यक्ष में दिखाना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे उपयुक्त इसमें क्या होगा? ग्लोब, पृथ्वी और टॉर्च को सूर्य। ठीक है, ग्लोब को पृथ्वी और टॉर्च को सूर्य के माध्यम से उपयोग करके उन्हें दिन और रात का होना प्रत्यक्ष रूप से समझाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र अजैविक घटक नहीं है? इनमें से कौन सा अजैविक घटक नहीं है? आपका जो है मृदा अजैविक घटक है, टेम्परेचर अजैविक घटक है, फास्फोरस भी अजैविक घटक, लेकिन कवक क्या होगा? जैविक घटक। कवक अब घटक के अंतर्गत आता है। ठीक है, कवक क्या है? डिकम्पोजर का काम करता है। ठीक, अब घटक का कार्य करते हैं, इसीलिए इसे जैविक घटक कहते हैं। नेक्स्ट है, जिन पियाजे के अनुसार 5 से 7 वर्ष के बच्चे अपने पर्यावरण को मुख्य रूप से किस रूप में देखते हैं? एक खंडित और अलग अलग विषयों के रूप में, एक समग्र और अविभाजित रूप में, सी केवल वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण से और डी अमूर्त अवधारणाओं के रूप में। तो 5 से 7 साल का बच्चा जो है विषयों में वर्गीकृत नहीं कर सकता, उसके लिए वर्गीकरण करना संभव नहीं है। ठीक है, वो उतना समर्थ नहीं होता है। बच्चे विज्ञान, भूगोल, इतिहास के बीच अंतर नहीं कर पाते हैं। वे आसपास की दुनिया को एक
संपूर्ण रूप में देखते हैं, एक समग्र रूप में देखते हैं, होलिस्टिक रूप में देखते हैं, अविभाजित रूप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन में प्रोजेक्ट विधि का मुख्य लाभ क्या है? प्रोजेक्ट विधि का मुख्य लाभ क्या होता है? ऑप्शन है ए, यह शिक्षक का कार्यभार कम कर देती है, यह परीक्षा में अच्छे अंक लाने की गारंटी देती है, सी, यह छात्रों में वास्तविक जीवन की समस्याओं के समाधान का कौशल विकसित करती है, और डी, यह केवल प्रतिभाशाली छात्रों के लिए उपयुक्त है। तो पर्यावरण अध्ययन में प्रोजेक्ट विधि का मुख्य लाभ क्या है? ये छात्रों को वास्तविक जीवन की समस्याओं के समाधान का कौशल विकसित करती है। ठीक है, हिल पैट्रिक द्वारा यह प्रोजेक्ट विधि लाई गई थी। हिल पैट्रिक द्वारा प्रोजेक्ट विधि लाई गई थी। ये क्या है? सीखने पर आधारित है, लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत पर आधारित है, जो कि क्या करता है, बच्चों को सक्रिय बनाता है और अपने जीवन की समस्याओं का समाधान करने के लिए कौशल विकसित करता है। नेक्स्ट है, एमीबियोसिस नामक रोग शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है और इसका रोगजनक क्या है? ए, यकृत या जीवाणु, बी, बड़ी आंत परजीवी जिसे एंटामीबा हिस्टोलिटिका, सी, फेफड़े विषाणु, और डी, छोटी आंत और कवक। एमीबियोसिस नामक रोग किस अंग में मुख्य रूप से होता है? आपके जो है बड़ी आंत में होता है, जो किसके वजह से होता है? एंटामीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी के कारण होता है, जो कि दूषित जल और भोजन से फैलता है, जिसे पेचिस भी कहा जाता है, डायरिया, डिसेंट्री या फिर पेचिस भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान की शुरुआत आधिकारिक तौर पर किस वर्ष की गई थी? पल्स पोलियो की शुरुआत कब की गई थी? 1995 में की गई थी, जिसका उद्देश्य क्या है? देश में पोलियो का पूर्ण उन्मूलन करना था, पूर्ण उन्मूलन करना था पोलियो का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बाल श्रम पर पूर्णतः रोक लगाता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 21 ए, बी अनुच्छेद 23, सी अनुच्छेद 24 और डी अनुच्छेद 45। कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो बाल श्रम पर रोक लगाएगा? अनुच्छेद 24। ठीक है, ये इसके तहत क्या होता है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कारखाने, खदान या अन्य खतरनाक कार्यों में नियोजित करना प्रतिबंधित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ईवीएस कक्षा में चित्रों को पढ़ना एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। इसके माध्यम से बच्चों में कौन सा कौशल विकसित होता है? ए, अवलोकन, दूसरा अभिव्यक्ति, तीसरा है विश्लेषण। तो इनमें से चित्रों को पढ़ना एक महत्वपूर्ण गतिविधि है, इसके माध्यम से कौन सा विकास विकसित होगा? आपका जो है ये अवलोकन भी होगा, अभिव्यक्ति भी होगी और एनालिसिस भी होगी। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चित्र को बच्चों देखकर अवलोकन भी करते हैं, चित्र में क्या हो रहा है उसको भी बताते हैं, यानी कि एक्सप्रेशन, और चित्र के पीछे का अर्थ भी समझते हैं, यानी कि एनालिसिस भी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, एक पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य जाल जितना अधिक जटिल होगा, वह पारिस्थितिक तंत्र क्या होगा? उतना ही कम स्थायी होगा, उतना ही अधिक स्थायी और संतुलित होगा। सी है ऊर्जा का प्रवाह पूरी तरह रुक जाएगा, और डी, शीर्ष मांसाहारियों की संख्या तुरंत घट जाएगी। पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य जाल जितना अधिक जटिल होगा, उतना ही अधिक स्थायी होगा और संतुलित होगा। क्यों? क्योंकि जीवों के पास भोजन के उतने ही अधिक विकल्प होंगे। जैसे कि कोई एक प्रजाति नष्ट हो जाए तो ऑप्शन में दूसरा प्रजाति भी होगा, जिससे क्या होता है? स्टेबिलिटी बनी रहेगी। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण आयोजित करने का शैक्षिक उद्देश्य क्या है? ए, बच्चों को स्कूल की उबाऊ दिनचर्या से मुक्ति देना, बी, वास्तविक जीवन से प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना, सी, पर्यटन स्थानों पर प्रचार करना, और डी, अभिभावकों को संतुष्ट करना कि पढ़ाई हो रही है। तो पर्यावरण में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? वास्तविक जीवन के प्रत्यक्ष अनुभव का प्रदान करना। ठीक है, जैसे कि चिड़ियाघर, बैंक, बगीचे आदि जगह ले जाने से बच्चों किताबी ज्ञान से हटकर बाहर की दुनिया के साथ अपने आप को जोड़ने का प्रयास करते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, धूम्रपान करने से शरीर में मुख्य रूप से कौन सी विषैली गैस
प्रवेश करती है, जो कि रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता को कम कर देती है। तो धूम्रपान करने से मुख्य रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की तुलना में 200 गुना अधिक तेजी से जुड़ता है, ठीक है, जिससे शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू रोग का वाहक मच्छर कौन सा है और इस मच्छर के कटने का सबसे सक्रिय समय क्या है? ऑप्शन ए मादा एनाफिलिस रात में, बी मादा एडिस मुख्य रूप से दिन में, सी क्यूलेक्स रात में और डी नर एनाफिलिस दिन में। डेंगू रोग का कौन सा वाहक मच्छर है? तो ये जो है मादा एडिस डेंगू रोग का वाहक है, जो कि दिन में काटता है, ठीक है, जो कि दिन में काटता है और ये साफ पानी में पनपता है और मुख्य रूप से दिन में काटता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, प्रकृति में पदार्थों का चक्रण मुख्य रूप से किस जैविक घटक द्वारा संचालित होती है? ए केवल उत्पादों द्वारा, केवल उपभोक्ताओं द्वारा, सी उपघटों और केवल मांसाहारियों द्वारा। तो जो है प्रकृति में पदार्थों का चक्रण मुख्य रूप से किस जैविक घटक द्वारा संचालित होती है? आपका जो है अपघटकों द्वारा, ठीक है। जीवाणु और कवक जैसे कि अपघटक मृत पौधे और जानवरों को सड़ाते हैं पहले तो, ठीक है, पोषक तत्वों को वापस से मिट्टी में मिलाते हैं और वातावरण में इसको मिला देते हैं, जिससे ये चक्र चलता रहता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है जो पाचन, पित्त, रस के निर्माण और विषहरण यानी डिटॉक्सिफिकेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? अब मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी कहलाती है? लीवर, ठीक है। ये क्या काम करती है? बाइल जूस यानी कि पित्त रस बनाती है, जो फैट को पचाने में सहायक होता है। फैट को पचाने में सहायक होता है, फैट के पाचन में मदद करता है और शरीर के जहरीले तत्व, ठीक है, शरीर के जहरीले तत्व को बाहर निकालकर डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, प्राथमिक स्तर में के बच्चों को समय मापना सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त वैचारिक शुरुआत कैसी करनी चाहिए? ए सीधे डिजिटल घड़ी में समय पढ़ना सिखाकर, बी सूर्य की स्थिति, दिन रात के चक्र और छाया की लंबाई का अवलोकन करवाकर, सी 60 सेकंड बराबर 1 मिनट का सूत्र याद रटवाकर और डी पेंडुलम घड़ी का सिद्धांत समझाकर। तो प्राथमिक स्तर को हम उन बच्चों को हमको समय मापना सिखाना है, तो उसके लिए क्या करना होगा? सूर्य की स्थिति, दिन रात के चक्र और छाया की लंबाई का अवलोकन करवाना पड़ेगा, ठीक है। घड़ी देखना, प्राथमिक स्तर के बच्चे के लिए घड़ी देखना या घड़ी सीखना संभव नहीं होता है। समय की अवधारणा उनके लिए मतलब समझना कठिन होगा, ठीक है। बच्चे प्रकृति को देखकर, छाया को देखकर उसका अंदाजा लगाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, भारत में दहेज निषेध अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया था? ऑप्शन है ए 1955, बी 1961, सी 1973 और डी 1986। तो भारत में जो है दहेज निषेध अधिनियम 1961 में लागू किया गया था, जिसके अनुसार दहेज लेना और देना दोनों को अपराध माना गया है, ठीक है। इस अधिनियम को 1961 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण में सांस्कृतिक घटक में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं किया जाता है? ए धर्म और मान्यताएं, बी परंपराएं और रीति रिवाज, सी पर्वत, नदी और वन और डी भाषा, कला और साहित्य। तो पर्यावरण के सांस्कृतिक घटक में कौन कौन से शामिल नहीं होंगे? पर्वत, नदियां और वन शामिल नहीं होंगे, ठीक है। सांस्कृतिक घटक धर्म और मान्यताएं भी है, परंपराएं, रीति रिवाज भी है, भाषा, कला और साहित्य भी आपके सांस्कृतिक घटनाओं में आते हैं, ठीक है। लेकिन पर्वत, नदियां और वन प्राकृतिक घटक के हिस्सा होते हैं, ठीक है, प्राकृतिक या भौतिक घटक के हिस्सा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस शिक्षण में सर्वेक्षण कराने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या नहीं है? ऑप्शन ए बच्चों को समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान करना, बी बच्चों को विभिन्न सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाना, सी वास्तविक डेटा संग्रह और विश्लेषण कौशल विकसित करना और डी बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए कठोर लिखित परीक्षा का आयोजन करना। तो ईवीएस शिक्षण में सर्वे कराने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए एक लिखित परीक्षा का आयोजन करना। इनमें से नहीं होगा, ठीक है। बाकी जो है
सर्वेक्षण कराने का मुख्य उद्देश्य बच्चों में समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान करना ये आपका हो जाएगा। बच्चों के विभिन्न सामाजिक मुद्दे के प्रति संवेदनशीलता और वास्तविक डेटा संग्रह करना, विश्लेषण कर कौशल विकसित करना, ठीक है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है, बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए कठोर लिखित परीक्षा का आयोजन करना, ये सर्वे कराने का मुख्य उद्देश्य नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में सामाजिक अध्ययन के तत्वों को शामिल करने का मुख्य कारण क्या है? तो सामाजिक अध्ययन में मुख्य रूप से बच्चों को एक जिम्मेदार नागरिक बनने की नींव रखना और समाज को जोड़ना ये सीखते हैं, ठीक है। बच्चे सामाजिक अध्ययन में बच्चों समाज के नियम, संस्कृति, विविधता, नागरिक, उनके कर्तव्य, उनके अधिकार के बारे में सीखते हैं। नेक्स्ट है नंबर 32। डीपीटी का टीका बच्चों को मुख्य रूप से किन 3 गंभीर बीमारियों से बचाता है? तो डीपीटी का टीका जो है आपको कौन-कौन से बीमारी से बचाएगा? डीपीटी यानी कि डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटेनस, ठीक है। टिटेनस, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटेनस। पर्ट्यूसिस यानी कि काली खांसी, तो आपका जो है डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटेनस से बचाता है। क्वेश्चन नंबर 33। नक्शे में दिशाएं पहचानने के कौशल के लिए यदि आप उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं तो पूर्व दिशा आपके किस ओर होगी? अगर आप उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं तो पूर्व दिशा किस ओर होगी? ये आपका नक्शा है जिसमें कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। अगर आप उत्तर दिशा की ओर इस ओर मुंह करके खड़े हैं तो पूर्व दिशा आपके किस ओर होगी? ठीक दाईं ओर होगी, ठीक है। राइट साइड में होगी, लेफ्ट में पश्चिम दिशा होगी। दिस आपका आंसर नंबर क्या होगा? ठीक दाईं ओर। नेक्स्ट है परिवार इकाई में यदि किसी बच्चे में चोरी करने की आदत पाई जाती है तो उसे सुधारने का सबसे मनोवैज्ञानिक और बाल केंद्रित तरीका क्या है? ए कठोर शारीरिक दंड देना, बी पूरी कक्षा के सामने अपमानित करना, सी कारण पता लगाकर उसे उचित मार्गदर्शन और परामर्श देना और डी उसे पुलिस के हवाले कर देना। तो परिवार इकाई में यदि किसी बच्चे में चोरी की आदत लग गई है तो उसे सुधारने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले तो कठोर शारीरिक दंड देना और अपमानित करना ये बाल मनोविज्ञान के खिलाफ है, ठीक है। तो ये दोनों तो नहीं होगा। पुलिस के हवाले भी बच्चों को नहीं कर सकते हैं। शिक्षक या माता पिता को ये समझना चाहिए उस स्थिति में कि बच्चे ने ऐसा क्यों किया, कि शायद उसकी कुछ जरूरत रही होगी, लालच रही होगी या फिर ध्यान आकर्षित करने के लिए किया होगा। तो उसका कारण का पता लगाना और उनको उचित मार्गदर्शन देना करना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला में कीटनाशकों के उत्तरोत्तर पोषण स्तर पर बढ़ते जाने की प्रक्रिया को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ए जैव आवर्धन, बी सुपोषण, सी जैव उपचार और डी पारिस्थितिक अनुक्रमण। आपका जो है जैव आवर्धन आंसर होगा, ठीक है। जब हानिकारक रसायन या कीटनाशक जैसे कि डीडीटी हो गया ये खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं तो वे नष्ट नहीं होते हैं। जैसे जैसे वे पौधे से शाकाहारी फिर मांसाहारी जीवों के स्तर पे जाते हैं, ठीक है, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, इसे जैव आवर्धन कहते हैं, ठीक है। खाद्य श्रृंखला में कीटनाशकों के पोषण स्तर पर बढ़ते जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बायो मैग्निफिकेशन यानी कि जैव आवर्धन कहा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको क्लास पसंद आया होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।